डे 2 हम पढ़ रहे थे हमारा स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जब हम अगर पढ़ने जाएंगे ना या उसको समझेंगे तो क्या क्या डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961, फिर हमने देखा इनकम टैक्स रूल्स, देन नोटिफिकेशन, देन सर्कुलर्स एंड देन जुडिशियल डिसीजन। तो आज हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ एक आइडिया लेंगे, आखिर ये है क्या और जब हम रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ इनकम टैक्स हमारा बन गया। इसके अंदर सबसे पहला हम लिखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इसका क्या रोल है इनकम टैक्स में वो देखिए। फर्स्ट ये काम आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा आपका, सिर्फ उसी इनकम के ऊपर लगेगा जो आपका टैक्सेबल हो। तो कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी कौन सी नहीं, ये हमको कौन बताएगा, इनकम टैक्स एक्ट। जब हम हमारी क्लास को आगे लेके जाएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कुछ कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिसको कि एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इनकम टैक्स से। मतलब ये कि उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कि वो इनकम अगर आप कमाते भी हो तब भी सरकार आपसे 1 रुपए भी टैक्स नहीं लेगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है इनकम टैक्स एक्ट जानना, क्योंकि हमको पता चलेगा कि कौन कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा इसका क्या बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स एक्ट का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब ये क्या है, अब आपने अगर इनकम कमाई तो उस इनकम के ऊपर, ये जो टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफाइड रेट है जो इनकम टैक्स एक्ट हमको बताएगा, उस रेट को लगा देंगे और वो रेट लगाने के बाद हमको क्या मिल जाएगा कि टोटल टैक्स कितना पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें तो मान लो कि मेरा टैक्सेबल इनकम होता है 1 लाख रुपए और इनकम टैक्स मुझे देना पड़ेगा 10%। फॉर एग्जाम्पल तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, इस 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपए। इट मीन्स ये 10,000 मेरे लिए क्या बन गया, एक लायबिलिटी बन गई जो मुझे चुकानी है। और ये लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी है, टैक्स की लायबिलिटी है। तो भैया आपको कितना रुपया पे करना है ये कैसे निकालोगे, कौन बताएगा, वो भी बताएगा आपका इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, जब हम ये इनकम टैक्स निकाल लेंगे और ये इनकम टैक्स को पे कर देंगे ना, तो पे करने के बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया डिटेल का असेसमेंट करेगा। तो वो कैसे होता है वो हमको बताएगा इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट का तीसरा क्या बेनिफिट मिल जाएगा, क्या रोल रहेगा, असेसमेंट प्रोसीजर्स। असेसमेंट प्रोसीजर्स, जैसे आप लोग एग्जाम देते हो तो आपको एक पेपर मिल गया, उस पेपर में आपको जो पता है आप उसको लिखते हो, फिर आपके उस आंसर को टीचर और एग्जामिनर क्या करते हैं, उसको असेसमेंट, उसको चेक करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली आपको मार्क देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इनकम टैक्स में क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट को अपना डिटेल देते हैं कि गवर्नमेंट हमने इतना इतना पैसा कमाया और ये हमारा इतना लायबिलिटी बना, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 ये जानकारी हम सरकार को देते हैं, तो सरकार फिर उसको चेक करती है। तो चेक करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हो और आपको अगर एग्जाम में ये पता चल जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क का है, क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क का है, तो आप लोग भी फिर क्या अकॉर्डिंग उसके हिसाब से मार्क लिखोगे ना, मतलब आपका आंसर दोगे ना। ठीक उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप जो अपना डिटेल दे रहे हो, स्टेप 1 और स्टेप 2 का जो डिटेल दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको असेसमेंट किस तरीके से करती है, समझ में आया आपको। तो थर्ड वाला पार्ट हो गया आपका असेसमेंट प्रोसीजर। देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज इनकम टैक्स का क्या रोल रहेगा, अपील्स, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस। ठीक है,
कि अगर मान लो कि आपके नाम पे कोई इनकम टैक्स का कुछ एक तो निकल गया है नोटिस कि भैया आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, तो आप उससे जस्टिफाइड नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नोटिस आ गया कि भैया आप 1 करोड़ रुपया पे करो, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा 1 करोड़ तो बनता ही नहीं है, मेरा सिर्फ मैक्सिमम 10,000 रुपया कुछ पेनल्टी बनता, तो आप क्या करोगे, इसके खिलाफ अपील करोगे। समझ में आपको? तो अपील कैसे करोगे, किसको करोगे, ये सब भी कौन बताएगा, ये सब आपको बताएगा इनकम टैक्स एक्ट। समझ में आया? तो इन शॉर्ट में ये बताऊं, इनकम टैक्स एक्ट आपको क्या बोलता है? इनकम टैक्स एक्ट आपको बताता है मैक्सिमम केसेस में क्या करना है, व्हाट टू डू, ये बताएगा आपको इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स ने बता दिया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो चीज कैसे करना है, वो कैसे करने के लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? हमको मदद लेनी पड़ेगी इनकम टैक्स रूल्स की। इनकम टैक्स रूल्स 1962, ये क्या बताएगा? ये बताएगा हाउ टू डू, मतलब कैसे करें। समझ में आया? इनकम टैक्स बोलेगा क्या करना है और इनकम टैक्स रूल बोलता है कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए इनकम टैक्स रूल्स का क्या रोल रहेगा हमारे पूरे सिलेबस में। हम पहला, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है, जो टोटल इनकम टैक्स है उसको इंप्लीमेंट करना है, और कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है इसके लिए हमको गाइड करेगा इनकम टैक्स रूल्स। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस वेबसाइट पे जाओगे, इस वेबसाइट पे आपको नीचे में मिल जाएगा इनकम का टैक्स का एक्ट मिल जाएगा, आपको उसके रूल्स मिल जाएंगे, आपको सर्कुलर मिल जाएंगे, सब मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो वहां पर अगर रूल को पढ़ोगे ना तो रूल आपको बताएगा कि भैया एक्ट गवर्नमेंट ने बोल दिया एक्ट ऐसे ऐसे करना है, लेकिन कैसे करना है वो आपको रूल्स मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद अब ये रूल्स बनाता कौन है? ये रूल्स बनाता है सीबीडीटी। सीबीडीटी मेक्स द रूल्स। अब सीबीडीटी मतलब क्या है? सीबीडीटी इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। सीबीडीटी ये कौन है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ये बनाती है रूल। इसको अगर मैं लेमन की लैंग्वेज बोलूं तो जस्ट लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर बैंक्स। जो भी बैंक है हमारे इंडिया में, वो बैंक कैसे काम करेगी उसको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ठीक उसी तरीके से इनकम टैक्स पूरे भारत में कैसे कैसे हमको इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसके नियम को लगाना है, वो सारा कौन डिसाइड करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या हो गया, देखिए पहले वाले पार्ट में आपको पता चल गया कि क्या करना है, दूसरे में पता चला कैसे करना है, लेकिन जब ये कैसे वाला पार्ट आता है ना तो बहुत जगह लोगों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट फिर कुछ क्लैरिफिकेशन देती है बाय वे ऑफ सर्कुलर्स। गवर्नमेंट निकालती है सर्कुलर्स। ठीक है, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस। अब इसमें क्या होगा, देखिए इसका क्या मतलब है और क्या रूल है। अगर आपको मैं वही इनकम टैक्स वेबसाइट पे लेके जाऊं तो चलिए फिर से आपको दिखाता हूँ सर्कुलर होते क्या है। ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट आ गया। ठीक है, इस वेबसाइट में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये देखिए आपको दिखेगा इनकम टैक्स का एक्ट, उसका रूल्स, उसका सर्कुलर्स। हमने एक्ट के बारे में जाना, हमने रूल्स के बारे में जाना, अब जानते हैं सर्कुलर के बारे में। तो देखिए
सर्कुलर को जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे सर्कुलर निकल गए। इसका मतलब क्या, बहुत सारे जब गवर्नमेंट ने बता दिया लोगों को कि भैया आपको ये सब कंप्लायंस करना है, तो कंप्लायंस को करने में लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए उसके लिए गाइडेंस यहाँ पर हमको सर्कुलर के थ्रू मिल जाता है। समझ में आया आपको यहाँ पर? तो जब आप रियल लाइफ में इनकम टैक्स के फील्ड में आओगे ना, तो आपको इस तरीके से देखिए बहुत सारे सर्कुलर देखना पड़ेगा। ठीक है, CBDT issues circulars and clarifications which helps clarify doubts। बहुत सारी जगह पे आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो उस कंफ्यूजन को हम कैसे सॉर्ट आउट करें, वो उसके लिए क्लैरिफिकेशन देता है CBDT। अब आप बोलोगे सर CBDT को पता कैसा चलेगा, तो देखो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था CBDT का कमिटी का मेंबर लोग का सब नाम दिखाया था, आप देखे थे क्या वाला नाम? आप लोग देखे थे क्या? नो सर, नहीं दिखा। अच्छा, तो स्क्रीन शेयर नहीं होगा। तो देखो आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर हम होम में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं अबाउट अस में जाऊंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा हु वी आर। यहाँ पर गया मैं, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, और उसके अंदर आपका होता है CBDT। तो CBDT में ये रहे वो पर्सन, कौन कौन उसको मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर इनका ईमेल आईडी दिया है, आप इनको ईमेल आईडी के थ्रू अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग उसको देखेंगे, अगर उनको जेन्युइन लगेगा तो ये लोग उसको फिर सर्कुलर आपको दे देंगे सर्कुलर। और अगर वो लॉन्च कर देते हैं तो सर्कुलर आपको कहाँ मिलेगा, इसी वेबसाइट के होम पेज पे आपको यहाँ पर इस एरिया में ये सर्कुलर आपको मिल जाएगा, दिस वन। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब देखिए, अब हम वापस से चलते हैं हमारे नोटपैड पे। तो CBDT क्या करता है, CBDT इश्यूज सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस व्हिच हेल्प्स क्लैरिफाई डाउट्स। ठीक है, देन दूसरा पॉइंट, और क्या रोल होता है सर्कुलर वगैरह का? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटीज। मतलब ये कि जब CBDT ने कुछ नियम बता दिया, कुछ प्रोसेस बता दिया, तो वो एज इट इज प्रोसेस किसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर ही बाइंडिंग हो जाएंगे। लेकिन ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, दीज आर नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग मीन्स मैंडेटरीली एप्लीकेबल। ठीक है, तो दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन SSC। आप लोग नॉर्मल आपका जो क्लासेस चल रहा है उसमें SSC के बारे में पढ़े होंगे। SSC मतलब वो पर्सन जिसका अगेंस्ट हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स का कोई भी प्रोसीडिंग्स करते हैं, या फिर सिंपल एकदम देसी भाषा में बोलूं तो हर वो इंसान जो इनकम टैक्स पे करेगा वो SSC है। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट ने, अब खुद सोच कर देखिए, मान लो कि गवर्नमेंट ने कुछ एक रूल निकाला, कुछ सर्कुलर निकाला, ठीक है, वो सर्कुलर उनके ऑथोरिटी के ऊपर मतलब लागू होगा कंपल्सरीली, बट एज ए सिटीजन मेरे ऊपर वो उतना लागू नहीं होगा, क्योंकि वो सर्कुलर है, वो एक प्रोसेस, एक गाइडेंस दिया गया उसी के लोगों को काम करने के लिए कि आप इस तरीके से काम करोगे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। समझ में आपको यहां तक? उसके बाद तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया, ये जो हमारा है ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि दीज आर नॉट बाइंडिंग ऑन SSC। समझ में आया आपको? नेक्स्ट आपका आता है नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर, सिंपली गवर्नमेंट wants to notify something। जैसे मान लो आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, तो कोई दूसरा आदमी ने क्या शेयर किया, क्या कमेंट किया, वो चीज फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको नोटिफाई कर देता है। टिडिंग करके एक साउंड आता है, और आपके ऊपर से जब उसको ड्रॉप डाउन, जैसे स्क्रीन को जो डाउन करते हो, वहां पर जब करते हो आपको पता चल जाता है, या व्हाट्सएप का मैसेज
जब किसी और ने मैसेज किया तो अब व्हाट्सएप का काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले क्लास के लिए मैसेज किया था कि आपका क्लास अभी 10 मिनट में होने वाला है, मैंने व्हाट्सएप को बता दिया। अब व्हाट्सएप चाहता है कि वो आपको बताए, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, आपको नोटिफाई करेगा, एक नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको पता चलेगा। अदरवाइज अगर मान लो कि मैंने मैसेज कर दिया और आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आता तो क्या होता, तब फ्यूचर में कभी अगर आप व्हाट्सएप खोलते तो आपको पता चलता कि मैंने कुछ मैसेज किया है। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट भी कुछ आपको बताना चाहती है, जैसे मान लो कि अभी जो कोरोना का बहुत ऐसा हालत हो गया, जो डेट था, मान लो बहुत सारे लीगल कंप्लेंसेस की डेट थी 31 मार्च, तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि इसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया जाए। तो ये बात आपको कैसे पता चलेगी, ये बात पता चलेगी जब इस गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। तो गवर्नमेंट नोटिफाई कैसे करेगी, बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। अब ये भी आपको कहां पर मिलेगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही मिलेगा। तो चलिए इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर। तो ये देखिए, ये हम होम पे हैं, इनकम टैक्स के होम पे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए आपको यहीं पर मिल जाएगा इनकम टैक्स की नोटिफिकेशन, आप लोग देख पा रहे हो। हाँ, अब यहाँ पर हम नोटिफिकेशन जब क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए एक तो लेटेस्ट आपको पढ़ के बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन कब आया, ये आया आपका ये वाला, देखो पहला पहला, एक और आपको दिखा देता हूँ जरा, मान लो कि आपका ये देखते हैं दूसरा वाला। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट क्या नोटिफाई करना चाहती है, बहुत सारे, देखो इसमें कितने टेक्निकल टर्म मैंने तो शायद आपको समझ में ना आए, बट मेरा मकसद यहाँ पर क्या था, आपको ये बता दूं कि जो नोटिफिकेशन है या फिर ये जो सर्कुलर्स वगैरह हैं, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कहाँ पर, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। ये बात आपको बतानी थी, और ये जो टर्म वगैरह हैं ये आपको ओवर द पीरियड समझ में आएंगे, अभी बहुत सारा चीज आपको देख के सब ऊपर से पार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट चलते हैं, हमारा जो फोर्थ वाला पार्ट था, दैट इज सॉरी फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाला जो पार्ट था वो था हमारा जुडिशियल डिसीजंस। फिफ्थ हमारा था जुडिशियल डिसीजंस। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट provides decision on question of law। पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। दूसरा है द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट becomes the law of लैंड। देखिए क्या होता है कि बहुत बार कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मान लो कि एक्ट में कुछ एक वर्ड, कुछ एक लिखा हुआ है, कुछ एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक अलग व्यू है और एसएससी का एक अलग ही व्यू है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, इन दोनों के बीच में हो गया डिस्प्यूट। डिपार्टमेंट कहता है भैया आपको पैसे देने पड़ेंगे, एसएससी बोलता है मैं नहीं दूंगा। तो इसी बात को लेकर ये लोग कहाँ चले जाते हैं, ये लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, वो लोग इस पूरे केस को, इस पूरे केस का स्टडी करते हैं, इस पूरे केस का स्टडी करते हैं, और जो सही होता है वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो जो डिसाइड हो गया ना, वो भी हम क्या करेंगे, वो हम इनकम टैक्स में फ्यूचर रेफरेंस ले सकते हैं, उसके हम फ्यूचर रेफरेंस ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर किसी पुराने केस में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था तो आज भी ऐसे ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपको कॉलेज में एक ऐसा रूल लगा दिया गया कि अगर आपका जो 8 AM का अगर आपका क्लास है, और मान लो अगर आप 8-10 पे पहुंचे तो आपका 200 रुपए का पेनल्टी लगेगा, और ये कंपलसरी लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि बिना पेनल्टी के आपको एंट्री नहीं दिया जा रहा। तो ये क्या हो गया, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो इसको रेफरेंस लेके कल नेक्स्ट डे क्या होगा, आपके फ्रेंड लोग भी यही बोलेंगे कि अगर हमने भी ऐसे किया तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। समझ में आया। तो ठीक उसी तरीके से जब कोर्ट एक डिसाइड कर देता है कोई एक केस के लिए डिसीजन, तो फ्यूचर में अगर सेम इसी तरीके का ये जो हमारा केस था, सिमिलरली ऐसा ही कुछ सीन अगर हो तो सामने वाले को इसका बेस मानकर मान लेना चाहिए कि भाई यहाँ पर भी हमारा ऐसा डिसीजन हो सकता है। उसके बाद
अगर हम और आगे एक नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो लिखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया तो वो अपने आप में एक एक्ट बन गया। इट मीन्स मान लो कि जब ओरिजिनल एक एक्ट बना, एक्ट में लिखा था कि 18, फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है, एक्ट में लिखा है मान लो कि 18 ईयर्स अगर आप हो तो आप मेजर हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मान लो कोई केस चला और सामने वाले ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आप 17 ईयर्स 10 मंथ भी हो तो आप मेजर के कैटेगरी में आ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। ऐसा कभी होगा नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हो गया, तो अगर ये डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ना, तो हम ये मानेंगे कि ये भी एक एक्ट है। तो आगे से हम 17 ईयर्स 10 मंथ को भी मेजर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा जुडिशियल डिसीजन। तो अगर आप इनकम टैक्स का काम करते हो या आपके अपने लाइफ के ऊपर भी अगर आप देखोगे, तो इनकम टैक्स ही सिर्फ नहीं है, इनकम टैक्स के साथ साथ उसकी पूरी बारात है। कौन कौन है? सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट खुद आएगा, उसके साथ कौन आएगा? उसके साथ आएगा इनकम टैक्स का रूल्स, उसके साथ उसको सपोर्टिंग देने कौन आ गया? सर्कुलर, उसको सपोर्ट करने के लिए और कौन आ गया? नोटिफिकेशन, एंड उसके साथ कौन आ गया? हमारे फूफा जी, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये था हमारा स्कोप ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो जितना आपको दिखता है उसके कहीं ज्यादा और वास्ट है, और इसीलिए रियल वर्ल्ड में इस फील्ड में प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा स्कोप है।